हेलो, वेलकम टू राजेश्री चौहान क्लासेस। आज का वीडियो मैं 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए बना रही हूँ हिंदी सुलभ भारती इस किताब से। और बच्चों, आप लोगों को मैंने इसकी फर्स्ट जो पोएम है वो एक्सप्लेन कर दी है, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने अपलोड किए हैं। अभी आज मैं आप लोगों को वारिस कौन ये लेसन सिखाऊंगी। हे मातृभूमि ये कविता मैंने एक्सप्लेन करके इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, तो आप लोग उसका वीडियो भी ज़रूर देख लेना। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड लेसन वारिस कौन। अगर आप मेरा वीडियो चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियोस को आप फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर करना। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड लेसन वारिस कौन। विभा रानी। कौन है इसकी राइटर? विभा रानी। तो इनका परिचय मैं आप लोगों को एक बार रीड करके दिखाती हूँ। परिचय मतलब जो विभा रानी है उनका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो हम इसे रीड करेंगे। जन्म 1959, हाँ 1959, मधुबनी बिहार। कहाँ पर है मधुबनी? बिहार में है। परिचय: बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। आपने कहानी, गीत, अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। मतलब उन्होंने लेखन का बहुत तरह तरह के लेखन किए हैं, राइटिंग वर्क किया हुआ है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है, और वो कंटिन्यू उनका काम चालू है। प्रमुख कृतियाँ मतलब उनका मेन कौन कौन सा उन्होंने काम किया हुआ है, प्रमुख कौन सा काम है, तो वो दिया है प्रमुख कृतियाँ। तो उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी है? तो उन्होंने लिखा है चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएँ, गोनू झा के किस्से, कहानी संग्रह। मतलब ये कहानी संग्रह है जिसमें छोटी छोटी कहानियाँ इंक्लूड रहती है। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, नाटक। देन समरथ, CN कैन, द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद, मतलब इसे ट्रांसलेट किया हुआ है हिंदी और अंग्रेजी में, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में। बिल टेलर की डायरी। तो ये भी आदि इनकी बहुत सारी फेमस स्टोरीज़ हैं। स्टोरी बुक्स अगर आप सर्च करोगे गूगल पर तो आप लोगों को ये स्टोरीज़ के बारे में शॉर्ट में भी रीडिंग करने के लिए मिल जाएगा। गद्य संबंधी प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। मतलब जो अभी हम लेसन सीखने वाले हैं उसमें क्या दिया है, तो लेखिका उसमें इस कहानी से, जो हम कहानी रीड करेंगे वारिस कौन, इस कहानी से लेखिका हमें बताना चाहती है कि हमें समय का और साधनों का, मतलब जो चीज़ें हमारे पास इक्विपमेंट है उसका हमें अच्छा उपयोग कर लेना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है, और जो अपने पास जो चीज़ है उससे कुछ अच्छा करने का कोशिश करता है तो वो जीवन में आगे जाकर सफल रहता है। सफल रहता है मतलब वो सक्सेस रहता है। ठीक है। मौलिक सृजन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमें दिया है लाइन, अपने आसपास घटित चतुराई से संबंधित घटना लिखो। मतलब आप लोगों को जो भी आसपास के आप देखते हो आप लोगों को उसके बारे में एक घटना, एक इंसिडेंट लिखना है। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी कहानी दी गई है, आप लोगों को ये कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी। वारिस कौन। वारिस मतलब क्या होता है कि सपोज़ घर वाले हैं या माता पिता हैं, तो उनके बाद उनकी जो भी प्रॉपर्टी है उसका देखभाल आगे जाके कौन करेगा, हाँ, तो उसे वो वारिस रहते हैं। जैसे घर के बेटे होते हैं, माँ बाप के बाद बेटा आगे का सब घरदार देखता है, सब जो भी कारोबार है सब वही देखता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इसे हम घर का वारिस कहेंगे। हाँ, तो आजकल तो बेटियाँ भी सब कुछ देख लेती हैं। ठीक है। तो एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। तो एक राजा की कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती
होगी, बुद्धिमती मतलब विद्वान, विद्वान मतलब दिमाग से होशियार, इंटेलिजेंट होगी, उसे ही अपना राजपाट सौंपेंगे। इसका फैसला कैसे हो, वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। तो राजा सोच रहे थे कि अब मेरा राज कारभार जो है आगे जाकर मेरी चारों बेटियों में से कौन अच्छे से देख सकता है, जिसे मैं ये पूरा राजपाट सौंप दूँ, मतलब मेरे बाद आगे अच्छे से संभालने के लिए जिसे दे सकूँ। तो वो सोच रहा था कि ये फैसला मैं कैसे करूँ, और ये सोचते हुए उसे एक अभी उपाय मतलब एक आइडिया सूझ गया है, आइडिया आ गई है। तो वो कौन सी है, तो उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद मैं जब तुम्हें इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। तो अभी देखो क्या उन्होंने शर्त रखी है, मतलब बुलाकर क्या कहा है, उन्होंने उनको बुलाकर गेहूं के दाने, आप लोगों ने गेहूं देखा होगा, गेहूं का आटा बनता है और जिससे हम रोटियां बनाते हैं, तो गेहूं के 100 दाने हर एक को दिए, मतलब चारों बेटियों को 100-100-100-100 ऐसे हर एक को 100 ऐसे दाने दिए हैं। और उनसे क्या कहा है कि इसे तुम अपने पास रखो, और 5 साल के बाद जब मैं तुम लोगों को बुलाऊंगा तो ये 5 साल के बाद तुम्हें मुझे देना है। तो ऐसे उन्होंने अभी कहा है। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। अभी दाने लेकर वो अपने अपने कमरे में चली गई है। बड़ी बहन ने उस दानों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। अभी उसने सोचा कि क्या करना है दानों को लेकर, उसने सीधा सीधा खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसने सोचा आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या, और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। तो उसने सोचा कि 5 साल के बाद पिताजी को ये बात याद रहेगी कि मैंने 100 दाने दिए थे और उसे रिटर्न लेना है। और अगर पूछा भी है तो भंडार मतलब जो भी घर का सामान, जहाँ पर वो लोग राज भंडार रहता है, जहाँ पर सारे गेहूँ अनाज, जितना भी अनाज है, चावल और जो भी अनाज है वो भर के रखते हैं, वहाँ से मैं 100 दाने निकाल कर दे देती हूँ, ऐसे वो सिंपल सोच रही है। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। अभी दूसरी बहन ने सोचा कि अरे पिताजी ने दिया है और वो कभी भी मांग सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उसे अच्छे से संभाल कर रखना है और उन्हें रिटर्न भी देना है, इसलिए उसने आराम से संभाल के रख दिया। फिर उसके बाद ये दूसरी ने किया, और पहली ने तो फेंक दिए डायरेक्ट खिड़की से बाहर, हाँ, जो सबसे बड़ी बहन थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, दिया और सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी, और उसने सोचा कि मैं इसको संभाल कर रखती हूँ और जब पिताजी मांगेंगे तो मैं उन्हें वो दे दूंगी। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूँ। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, मतलब जो 4th नंबर की थी वो बच्ची थी, तनिक मतलब थोड़ी वो छोटी थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था, तो उसे शरारतें करना बहुत ही पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। तो गेहूं जो होते हैं उसके दानों को अगर हम अच्छे से भूनते हैं, मतलब जैसा भुट्टा भुना जाता है, ऐसे अगर तवे पर डालकर पैन में डाल के हम उसे अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं तो वो दाने खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और उसे वो पसंद था। तो उसने क्या किया, उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। तो छोटी थी तो उसे इतना कुछ पता नहीं था कि पिताजी ने क्यों दिया होगा, तो उसने भुनवा कर उसे रोस्ट करके खा लिया है। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। तो वो थोड़ी सोच रही थी, समझदार थी, तो वो सोच रही है कि ये दाने जो पिताजी ने हमें दिए हैं बुलवा कर, वो ऐसे ही कुछ बिना वजह के नहीं दिए होंगे।
ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। तो इसके पीछे उनका कोई मकसद होगा, मतलब खास कोई कारण होगा, उसके पीछे कोई खास रीज़न है, ऐसे वो सोच रही है। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची। उसने भी सोचा कि मैं इसे संभाल के रख दूं, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में वे दाने बो दिए। तो उसने फिर क्या किया, वो 2-3 दिनों तक सोचती रही कि इसका मैं क्या करूँ, कुछ अच्छा पिताजी ने सोच कर दिया होगा। तो वो सोचते रही। फिर बाद में उसे ऐसे लगा कि इसे कुछ तो अच्छे से यूज़ में लेना चाहिए। तो उसने क्या किया, खिड़की के पीछे वाली जो ज़मीन थी वहाँ पर दानों को उसने बो दिया। बो दिया मतलब क्या करना, मट्टी के अंदर उसे एक एक दानों को डालना। मतलब कुछ दिनों के बाद वहाँ पर छोटे छोटे से अंकुर निकल कर फिर वो अंकुर के पौधे बनते हैं, पेड़। हाँ, और वो अच्छे से बड़ा क्रॉप बन जाएगा। हाँ, गेहूँ का क्रॉप्स होता है, तो क्रॉप बनेंगे। तो समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। और वो ऐसे पौधे निकलते हैं। पौधे निकलने के बाद ऊपर ऐसे मकई का जैसा दाना होता है, ऐसे उसके ईयर निकलते हैं। हाँ, उसे ईयर कहते हैं इंग्लिश में। तो ऐसे वो कॉर्न्स बाहर निकले। तो राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। और उसने क्या किया, जो 100 दाने दिए थे और 100 दानों को बोने के बाद उनमें बहुत सारे पौधे बने और पौधों में बहुत सारे ईयर्स निकले और हर एक ईयर में से बहुत सारे दाने निकलते हैं। तो वो दानों को उसने क्या किया, रख कर क्या करना है, पिताजी बोलेंगे तब देना है ना। तो उसने फिर से उसे बोने के लिए डाल दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूँ तैयार हो गया। मतलब हर बार गेहूँ बन रहा था, वो उसे बो रही थी और नए गेहूँ और बहुत सारे गेहूँ तैयार हो रहे थे। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूँ के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने। तो देखो, बहनों को तो लगा था कि 5 साल तक उन्हें शायद याद रहेगा नहीं रहेगा, या अगर वो याद भी है तो हम जाकर सीधा लाकर दे देंगे भंडार से। किसी ने तो भुनवा कर खा लिया है, चौथी नंबर वाली जो थी छोटी बहन थी उसने। तो किसी ने कुछ सोचा ही नहीं था। तो इस तरह से अब वो राजा को याद है और 5 साल बाद राजा ने अब दाने मंगवाए हैं। तो देखते हैं अब कौन सी बहन आगे क्या करती है और क्या जवाब देती है। तो बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। देखो कितनी होशियार है बड़ी, उसने तो खिड़की के बाहर फेंक दिए थे, तो उसने अब जाकर भंडार से लाए हैं दाने और दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे। तो राजा भी होशियार है, उन्होंने पूछा कि ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे। पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया और देखो कैसे उसने सीधा हाँ कह दिया है कि जो दाने आपने 100 दिए थे वही है। मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। तो उसने फिर बता दिया होगा कि मैंने तो वो दाने फेंक दिए थे खिड़की के बाहर, लेकिन अब मैं ये भंडार से लाई हूँ। ये जो भी सच बात थी उसने अब पिताजी को मतलब राजा को बता दी है। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं। दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई और जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। अभी देखो, मखमल की डिब्बी हो या कोई और अच्छा हो, लेकिन अगर दानों को हम 5 साल तक किसी डब्बे में भर के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूरे दाने सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, उस पर फंगस आ जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही हुआ है। राजा ने उसे खोल कर देखा, दाने सड़ गए थे, पूरे दाने सड़ गए थे। मतलब वो उस दानों का कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, यूज़ ही नहीं हुआ। ठीक है। अब तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का। तीसरी ने कहा,
मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले जाऊंगी। हाँ, कल ले चलूँगी। मतलब वो कह रही है कि मैंने क्या किया है उस दानों का, ये दिखाने के लिए मुझे आपको कहीं पर लेकर जाना पड़ेगा, और वो आज नहीं तो मैं कल लेकर जाऊंगी आपको, ऐसे वो कह रही है। तो राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। तो उसे, वो छोटी है, उसे ऐसे लग रहा है कि उन दानों की कोई कीमत है। तो ऐसे तो बहुत सारे भंडार में दाने पड़े हैं। तो आप तो जानते ही है ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं? तो वो तो पिताजी से ही कह रही है कि मैंने तो उसे भून कर खा लिया है, और आप भी क्या किन चक्करों में पड़ रहे हो, 100 दाने दे रहे हो, फिर उसे 5 साल के बाद अब मंगवा रहे हो, क्या क्या चल रहा है सब? तो वो थोड़ी छोटी है तो नादानी से पिताजी को ही सवाल पूछ रही है। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। अभी सबने ऐसे उत्तर दिए हैं तो राजा को निराशा हुई, वो थोड़े सैड हो गए हैं, उन्हें बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने ये सब क्यों किया था? क्योंकि उन्हें अपना उत्तराधिकारी देखना था, अपना राजपाट उनके हवाले करना था। क्योंकि कितने भी अच्छे राजा हो, आखिर बूढ़े होने के बाद उनका राज कारभार जो भी है किसी और को समर्पित करना है, उनको किसी और को देना है। हाँ, किसी और के हवाले करना पड़ता है। तो वो सोच रहे थे कि मैं किसके हवाले करूँ, किसको दूँ जो अच्छे से मेरे राज को संभाल सके। तो अब वो बहुत ही चिंता में हो गए हैं। चारों में से अब उसे, हाँ, केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी, क्योंकि तीसरी ने अभी कुछ जवाब पूरा दिया नहीं था, तो थोड़ी उम्मीद उनकी बची थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। और वो अब अभी पिताजी को अपने साथ लेकर जा रही है। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। अभी जो नगर था, गांव मतलब राजा का जो महल था वहाँ से, फिर आज जो गांव है मतलब नगर, उससे भी बाहर खेतों तक वो अब उनका रथ जा रहा है। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? मतलब तुमने वो 100 दानों को कहाँ रखा है? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? मतलब तुम वो 100 दानों के लिए मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर अब लगवाने वाली हो? ऐसे वो सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा टेंशन बढ़ गया था कि क्या हो सकता है, इस लड़की का भी क्या जवाब होगा, उन्हें कुछ पता नहीं है और वो बहुत ही टेंशन में है, चिंता में है। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। तो ये सब सवाल पूछ रहे थे, तब तक अभी उनका जो रथ था वो कहाँ आकर पहुँचा है? एक खेत के सामने आकर पहुँचा है। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उनकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। तो जब राजा वहाँ खेत के सामने आए तो कौन सा खेत था? गेहूं का, मतलब गेहूं की वहाँ पर फसल आई थी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया फसल निकलती है, हाँ, तो ऐसे पूरे बोर होते हैं, उसके ऊपर ये जैसे दाने निकलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे उसकी बालियाँ थी, वो झूम रही थी और जैसे वो राजा को एक खुशी का गीत सुना रही थी। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। देखो, आप जो 100 दाने दिए थे उनके लाखों दाने बन गए हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। तो राजा का कर्तव्य होता है कि जो भी अपने पास धन है, दौलत है, उसे अपने प्रजा के लिए इस्तेमाल करे और उसे कम ना करके उसे बढ़ाते रहें। तब जाके उनका राज आगे जाकर बढ़ते रहता है और लोगों का उससे कल्याण होता है।
तो यहाँ पर राजा को यही चिंता थी कि मेरे बाद आगे जाके कौन ये सब संभालेगा। और जब राजा की तीसरी बेटी ने दानों को 100 दानों के लाखों लाख दाने किए हैं, ये सब देखकर तो अब राजा बहुत ही खुश हुए होंगे, क्योंकि उनकी जो चिंता थी वो पार हो गई है। वो उनको अब चिंता से मुक्ति मिलने वाली थी। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। उत्तराधिकारी मतलब आगे जाकर जिसका अधिकार रहेगा। तो बहुत ही खुश हो गए हैं कि मुझे मेरे राज्य के लिए उत्तराधिकारी मतलब उसे संभालने वाला कोई अच्छा मिल गया है, जो 1 का 2 और 2 से उसे आगे बढ़ाने वाला, मतलब उसे जैसे दूसरों बहनों ने किया था 100 दानों का कुछ उपयोग ही नहीं किया, उन्होंने वेस्ट कर दिए उसे, तो उस तरह ना करके इसने बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया है। मतलब जैसे हमें लेखिका ने कहा था कि हमारे पास जो भी है उससे हम उसका उपयोग करें तो हम जीवन में सफल रहते हैं। तो यहाँ इस कहानी से हमें यही सीख मिल रही है कि भले 100 दाने हो या 10 दाने हो या कोई और चीज़ हो, अगर आप उसे अच्छे से सोचोगे तो उसका आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो और अपने आप को भविष्य में अच्छा बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी से बहुत ही अच्छा संदेश हमें मिल रहा है, बहुत ही अच्छा मैसेज मिल रहा है। तो आप इस मैसेज को याद रखो और अपने भविष्य में इसका ज़रूर उपयोग करना। ठीक है, तो ये लेसन का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, उसमें मैं इसके नीचे जो भी क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, आकृति दी है, वो सब मैं कंप्लीट करवाऊँगी। तो आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखना। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।